हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। ये मोस्ट अवेटेड क्लास है हमारे इस चैनल की, क्योंकि आप जानते हैं भाई एग्जाम करीब है और एग्जाम के अंदर बहुत बार ये सवाल पूछा जा रहा है। टीआरई 1 में तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए सर्वे को लेकर, लेकिन टीआरई 2 में और उसके बाद जब टीआरई 3 का एग्जाम हुआ और उसके अंदर वो कैंसिल्ड हुआ, उसमें भी ये सवाल पूछे गए थे हमारे, और ये लगातार पूछे जाएंगे। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे सर्वे हमारे भारत का भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और बिहार का भी। मैं कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊं जिनसे आपके एग्जाम की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो होगा। पहली बात यह है कि बिहार में दो चीज़ें याद रखिएगा कि एक बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था जो उसका अवलोकन दिया गया है, उसमें कहा गया कि वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार, यानी क्विक एस्टिमेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, और ये एक अंदाजा होता है, क्विक एस्टिमेशन होता है 2022-23 के लिए। जो यहां पर हमें याद रखना है सर, बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होगा वर्तमान मूल्य पर, उसमें 15.5% की वृद्धि होगी और उसके बाद वो 7.5 लाख करोड़ हो जाएगा। जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.6% की वृद्धि होकर ये 4.4 लाख करोड़ हो जाएगा। आपके मन में सवाल भी होंगे, मैं डाउट क्लियर करता चलूं से सर। ये जो राज्य की जीएसडीपी होती है, देखो दो तरह से निकाली जाती है। एक निकाली जाती है वर्तमान मूल्य का, मतलब जो वर्ष चल रहा है हमारा, जैसे 2022-23 का आंकड़ा है तो 2022-23 में जो कीमतें होती हैं उनके हिसाब से। और जब मैं कहता हूं वास्तविक, वास्तविक का मतलब होता है रियल कहते हैं इंग्लिश में, जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। अगर आपने थोड़ी सी इकोनॉमिक्स जानी है तो आप जानते हैं बेस ईयर हमारा अभी 2011-12 चल रहा है, यानी अगर 2011-12 की कीमत के आधार पर निकाले तो वास्तविक होगी, वो है 4.4 लाख करोड़ के करीब। और जो आज के मूल्य पर निकाले, जो वर्तमान में, उसको इंग्लिश में नॉमिनल कहते हैं, मौद्रिक कहते हैं, वो होगी 7.5 लाख करोड़। और वृद्धि को देखा जाए अगर तो 10.6% की वृद्धि होगी वास्तविक के हिसाब से, रियल के हिसाब से, और 15.5% की वृद्धि होगी किसके हिसाब से, नॉमिनल के हिसाब से, मौद्रिक यानी जो इस समय चल रही है वर्तमान मूल्य के हिसाब से। अच्छा, 2022-23 के मूल्य के अनुसार जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है, यानी जो पूंजी निर्माण की दर है बिहार के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं जो पूंजी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो लोन के रूप में प्रोवाइड होती है, फिर वो आगे कैपिटल क्रिएट करती है। जो पूंजी निर्माण की दर है वो जीडीपी का 4.7% है। वो जीडीपी का कितना परसेंट है? 4.7% है वो जीडीपी का क्या चीज, हमारी सकल स्थिर पूंजी निर्माण। अगर बात करें कि राज्य की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, अब याद रखना सर, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय का मतलब फिर समझ लो, यहां पर मौद्रिक का मतलब मैंने बताया जो वर्तमान के हिसाब से होगी, यानी 2022-23 के, उसमें 13.9% की वृद्धि हुई है और अब वो 59,667 हो चुकी है। लेकिन अगर इसी कैलकुलेशन यानी एवरेज इनकम को मैं निकालूं 2011-12 बेस ईयर के डेटा के आधार पर, 2022-23 के बाद वास्तविक स्तर पर प्रति व्यक्ति आए तो अभी वो 35,119 रुपए है, जिसमें 9% की वृद्धि है। दोनों बातें समझ के चल रहे हो आप यहां पर? वो क्या है सर, मौद्रिक वर्ष जब आएगा तो उसका मतलब वर्तमान मूल्य पर होगा, इंग्लिश में नॉमिनल कहेंगे, और रियल जब आएगा, वास्तविक जो आएगा, वो आधार वर्ष के हिसाब से होगा। तो एक का डेटा है 59,637 और एक का है यहां पर 35,000, 35,119 हो जाएगा। तो पिछले कई वर्षों में यहां पर स्थितियां बदली हैं और 2022-23 के बाद तीव्र वृद्धि हुई है, कोविड-19 के बाद कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अगर यहां पर बात करें राज्य की अर्थव्यवस्था में कि लगभग हमारा जो सकल मूल्य वर्धन है हमारा, यानी जीवीए कहते हैं इंग्लिश में, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी का हिस्सा है, सर्वाधिक हिस्सा जो होगा वो तृतीयक क्षेत्र का होगा। लगभग 60% जो होगा वो तृतीयक क्षेत्र का रहेगा, इसमें याद रखना। अब ये तृतीयक क्षेत्र क्या होता है सर? जिसमें सर्विस सेक्टर आता है, सेवाएं आती हैं, उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। बिहार के अंदर भी ये नंबर 1, जब मैं पूरे इंडिया का सर्वे देखता हूं तो उसमें भी ये नंबर 1 रहता है सर, उसमें भी नंबर 1 है। जबकि प्राथमिक का हिस्सा जो होगा और द्वितीयक का हिस्सा वो 20-20% होगा। ये लगभग लगभग में बताया गया है
लेकिन अगर आप कहेंगे सर हमें सीक्वेंस करने को आ जाए, और अगर हम सीक्वेंस करने बैठेंगे तब हम क्या मानेंगे सर इस केस में, मैं आपको यहां पर एक बात समझा देता हूं अपने पास से। वो इसलिए ज़रूरी है कि भाई हम जब एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लगभग लगभग में सर अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्टली बनाना हो तब कितना बनेगा। अगर मुझे इसको एग्जैक्टली बनाना हो तीनों क्षेत्र का, तो ये लगभग कितना बनेगा, तो द्वितीयक का है 20.04। मैं आपको यहां बता दूं द्वितीयक का है 20 कहा है तो 20.04, यानी इसका मतलब अगर नंबर 2 मुझे रखना हो तो मैं द्वितीयक को रखूंगा, और नंबर 1 जो मेरा प्राइमरी है सर, प्राथमिक है, वो है 19.97, लगभग 19.97। ये भी 20 ही है, लेकिन इसको आपको तीसरा नंबर रखना पड़ेगा, यानी नंबर 1 पर टर्शरी, नंबर 2 पर सेकेंडरी, नंबर 3 पर प्राइमरी। जो भारत का पैटर्न है पूरे इंडिया का, वही पैटर्न अब लगभग बिहार का है। तो इस हिसाब से तीनों क्षेत्र में जो वृद्धि रही, अच्छा अगर हम बात करें वृद्धि की, तो प्राथमिक में वृद्धि रही है लगभग पिछले साल के मुकाबले 6.7, द्वितीयक की वृद्धि रही है 6.8, और तृतीयक की वृद्धि रही है 13%। यह याद रखना है, यह प्राथमिक का है, ये द्वितीयक की वृद्धि प्रतिशत में है, और ये तृतीयक की वृद्धि का अनुमान दिया गया है। लेकिन अब वो 60 और 20 या 60 20.04 और 19.97 हो जाएगा। इस तरह से जो वृद्धि है वो लगातार चल रही है, और आप देखेंगे भाई समग्र स्थिति की बात कर रहे हैं, विस्तार हो रहा है लगातार, हर साल वृद्धि हो रही है, और पिछले कई क्षेत्र में ये वृद्धि लगातार चल रही है सेवाओं के अंदर। अच्छा, बिहार और संपूर्ण भारत की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का बड़ा हिस्सेदार है। कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता है मेरे भाई, याद रखना। देखो कृषि आज भी राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता है सर, यानी जब रोजगार के विषय पे बात होगी, सबसे ज्यादा लोग खेती में काम कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जीडीपी में योगदान की बात होगी, राज्य के जीएसडीपी में, तो आपने कहा सर प्राथमिक का हिस्सा सबसे कम हो जाता है जब बात जीएसडीपी की करते हैं, और रोजगार में उसका हिस्सा सबसे बड़ा हो जाता है। अब आप देखो यहां पर पिछले साल जो है वो यहां पर लगभग मैंने कहा जो 20.7 था, वहां कुछ कमी आई अभी। अब देखो कि राज्य के अंदर कुल कार्य शक्ति का जितने लोग काम कर रहे हैं, याद रखो, उसका लगभग 47%, जितने लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं उसका लगभग, अगर आप ध्यान से देखें, 47% जो लोग हैं ना, वो कहां काम करते हैं सर, वो प्राइमरी में काम करते हैं, 47.8 सबसे ज्यादा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में जो रोजगार देता है सर, सेकेंडरी सेक्टर के रोजगार में लगभग 25.9%। अगर रोजगार में डिवाइड करूं तो 25% लोग लगभग 2021-22 में रोजगार में काम कर रहे थे, जबकि तृतीय क्षेत्र में जो 58% था पिछले साल तक, उसमें लगभग 26.3% काम कर रहे हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे, जीएसडीपी के हिसाब से देखोगे तो टर्शरी सबसे ऊपर है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब रोजगार में देखोगे प्राइमरी सबसे ऊपर, सेकेंडरी उसके बाद, टर्शरी उसके बाद हो जाए। अभी ये वर्तमान स्थिति है। अच्छा, बिहार में महंगाई कितनी चल रही है, याद रखना, बिहार की महंगाई जो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के एक साल के बीच में रही है, वो 5.5% रही है, जिसमें गांव में लगभग 5.5% और शहरों में लगभग 5.6%। ये एक साल का डेटा है 2022 से सितंबर 2023 तक का, उसके बाद का कोई डेटा अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। राज्य की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, और सभी राज्यों में आपको याद रखना है कि लगातार वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन बीच में हर राज्य के बीच में काफी अंतर भी है। अच्छा, दूसरी बात, हम ये बात करें कि सरकार का जो कुल व्यय है वो कितना है, मेरी बात समझना। जब हमने इसको लेकर, वैसे मैं 2024 का बिहार का बजट करा चुका हूं, आप सभी लोगों को चाहिए कि आप बिहार का 2024 का जो बजट है आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें। तो यहां पर लगातार चीजें बेहतर होती जा रही है। कुल व्यय जो था 2021-22 में, 2022-23 में, याद रखना, सरकार का, राज्य का कुल व्यय जो था वो 20.1% बढ़ गया था, और बढ़ने के बाद 2022-23 में 2,31,904 करोड़,
यानी पिछली बार का जो बजट था वो 2,31,000 करोड़ का था। जब आप इस बार का बजट पढ़ोगे मेरे साथ, वो 2,78,000 करोड़ है। 2.78 लाख करोड़ इस बार का बजट है बिहार का, क्योंकि ये डेटा तो पुराना है ना। अच्छा, राज्य के व्यय में यहां पर याद रखिएगा, और यहां पर कई अलग अलग प्रकार के व्यय का डेटा दिया गया है सरकार को लेकर। अच्छा, सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दो प्रकार का होगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो कुल व्यय में राजस्व व्यय लगभग 80% के करीब है, और पूंजीगत व्यय जो है वो लगभग 20% के करीब है। 79.3% जो है वो राजस्व व्यय होगा, और पूंजीगत व्यय लगभग 20.7% होगा। तो पूंजीगत व्यय जो है उसमें वृद्धि हो रही है लगातार, और अभी बढ़कर वो यहां पहुंच चुका है। यानी इस 2,31,000 में पूंजीगत व्यय कितना है सर? वो है 47,928 करोड़ रुपए 2022-23 में, और राजस्व व्यय जो है वो हो चुका है 1,83,976। अब आप इन दोनों को जब देखेंगे तो मिलाकर इतनी वैल्यू के बराबर बन जाएगा, यानी 79.3% जो होगा राज्य के व्यय में वो आपके पास होगा, और उसके अलावा पूंजीगत व्यय होगा। तो ये लगातार बढ़ रहा है, इसको याद रखिएगा भाई, सार्वजनिक। अच्छा, अब जो सरकार जो सेवाएं देती है, देखो अलग अलग प्रकार की, और ये सवाल आया था एग्जाम में, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सवाल पूछा गया था। अब सरकार का जो व्यय होता है उसमें सामाजिक व्यय होते हैं। सामाजिक सेवाओं पर जो खर्च हो रहा है वो 48% है, सबसे ज्यादा। सामाजिक सेवाओं पर जो खर्च हुआ था वो सबसे ज्यादा था। इसके अलावा यहां पर 16% जो व्यय था, इस मद में जो व्यय था उसमें वृद्धि हुई, और ये करीब 48% जो है वो 88,338 करोड़ हो गया। आर्थिक सेवाओं पर 59,598 करोड़ हुआ, और सामाजिक सेवाओं पर खर्च किए गए थे यहां पर पिछले साल 2022-23 में, जो उससे अब बढ़ चुका है भाई यहां पर। इसके अलावा दोनों पर जो व्यय की वृद्धि थी, मैंने बताया 15.9% वृद्धि, और उससे पहले 14.5% की वृद्धि थी। अब यहां पर ये सवाल देखो आपके पास एग्जाम में था, और अगर आप मेरी बात ना माने तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो हमारे एग्जामिनर ने हमसे सवाल किया था, और वो सवाल ये पूछा गया था कि बिहार सरकार ने, सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया था 2021-22 के अनुसार बिहार के कुल व्यय का अवरोही क्रम में, घटते क्रम में बनाइए, इकोनॉमिक सर्विस, जनरल सर्विस, सोशल सर्विस। अब इनको घटते क्रम में लगाना था, इकोनॉमिक, सोशल और जनरल। अब आप यहां देख सकते हैं सर, यहां पर सवाल जो दिया गया उसके अंदर सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विस में सबसे ज्यादा 48% खर्च हो रहा है। सामाजिक में सबसे ज्यादा, यानी सामाजिक नंबर 1 पर आएगा, आर्थिक सेवाओं पर हो रहा है, और बाकी का खर्चा जो होगा वो नॉर्मल यानी कि जनरल सेवाओं पर होगा। अब यहां पर यह भी याद रखिएगा, राज्य की कुल बकाया देनदारी कितनी थी? राज्य सरकार की बकाया देनदारी है 2,93,307 करोड़ रुपए। सरकार की बकाया देनदारी कितनी है? 2,93,307 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अलावा यह भी याद रखिएगा, सरकार ने एक साल का कितना ब्याज दिया है? सरकार का एक साल का ब्याज जाता है लगभग 15,184 करोड़ रुपए। 15,184 करोड़ रुपए एक साल का ब्याज है, जबकि 2,93,307 करोड़ रुपए उधार है सरकार के ऊपर। याद रखेंगे भाई। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो कहां से आता है, कहां पर जाता है, जनरली तौर पर ये सारी बातें आपको याद करनी है एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से आप बाकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं भाई, क्योंकि बजट में मैंने लगभग सारी की सारी बातें बताई हुई हैं कि कहां से कितना पैसा आ रहा है और कितना टैक्सेशन के रूप में सरकार प्राप्त कर रही है, कितना पैसा कहां पर खर्च करने वाली है गवर्नमेंट, उसकी जानकारी सरकार ने इस सर्वे के अंदर दी है भाई। अच्छा, इसके अलावा कृषि क्षेत्र की बात की गई, जैसे आपको याद होगा यहां कपास के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, गन्ने के उत्पादन की वृद्धि, ये सारे हमसे टीआरई 3 के पेपर में पूछे हुए थे, टीआरई 2 के पेपर में, और ये सभी तरह के एग्जाम में होंगे। अब देखो यहां पर याद रखना सर, पूरे राज्य की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, तो आपको मैंने बताया लगभग हमारे जीवीए के अंदर जो कृषि और क्षेत्र है वो 19.97 यानी कि 20% योगदान करता है, तो पता है आपको। और इस 9% के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो फसल है।
9.9% क्षेत्र फसल से आता है। इस 20 में से 6.6 पशुधन से आता है, यानी जानवरों को पालना है। और यहां पर मत्स्य खेत और जल कृषि यानी जो मछली पालन कर रहे हैं वो 1.8% हो जाता है। वानिकी और बाकी के निर्माण में 1.6। अगर इसको सीक्वेंस करने को आ जाए तो 9.9% जो फसल क्षेत्र होगा वो सबसे बड़ा होगा खेती के अंदर। राज्य की फसल में खेती है। बुआई क्षेत्र कितना है? राज्य के अंदर शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो लगभग 50 लाख हेक्टेयर है। 50 लाख हेक्टेयर है, याद रखिएगा, जो कि कुल क्षेत्रफल का यानी बिहार के एरिया का 54.2 है। आप जानते हैं सर बिहार का पूरा एरिया कितना है? लगभग 94,163। आई थिंक मैं सही बता रहा हूं अगर आपको 94163 94,000 स्क्वायर फीट का है। आपको याद होगा स्क्वायर मीटर में होगा, आई थिंक ये किलोमीटर में होगा, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जिसमें से आपको देखो लगभग 54% क्षेत्र पर क्या हो रहा है सर? बुआई हो रही है यहां पर 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। ये टर्म याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, खाद्यान्न उत्पादन जो हो रहा है वो यहां पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि रोडमैप की बात है और बाकी पुरस्कारों के लिए इसको अवार्ड दिया जा रहा है बिहार को। गन्ने का उत्पादन लगभग याद रखो भाई, यहां पर अगर 2022-23 ईख कहते हैं गन्ना, गन्ने का उत्पादन था 214.76 लाख टन। और ये गन्ने वाला एग्जाम में आ चुका है आपके पास। और याद रखना इसमें औसत उपज जो आएगी वो है कि प्रति हेक्टेयर कितनी होगी? 98 टन प्रति हेक्टेयर। 1 टन हेक्टेयर पे 98 टन, कुल मिलाकर 214.76 लाख टन होगा। ये सारे चीजें कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, अलग अलग स्कीम्स के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। मछली का उत्पादन देखो, मछली वाला भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन अब बढ़ चुका है, 8.73 लाख टन हो चुका है। 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन रहा राज्य के अंदर। और ये सारा मुर्गी पालन में भी और मछली पालन और अंडों का उत्पादन यानी मुर्गी पालन से पता चलता है सर लगभग 327 करोड़ टन अंडे जो हैं वो उत्पादन हुए थे। 327 लाख टन अंडे जो हैं वो बने थे करोड़ टन, और मछली का है वो 8.46 लाख टन हुआ था। कृषि के क्षेत्र में आपको याद रखना है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, बहुत सारे पॉइंट आपके पास आएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। उद्यम की बात करें, अगर बात करें राज्य में निवेश के बारे में सर, एक क्लास अगर आपने देख ली ना, ये इससे काफी क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। अब यहां पर याद रखिएगा सर, यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसकी बात करें अगर, तो सरकार ने लगभग कितने रुपए निवेश किए, कितने लोगों को रोजगार दिया है? तो 111 नए लघु उद्योग लगाए गए हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगाई जाएंगी, और उसके अलावा बहुत सारी जमीन का अधिग्रहण किया गया है यहां पर बिआड़ा के अंदर शेड बनाने के लिए। तो उद्यमों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है सरकार, उसको याद रखिएगा। पूंजीगत निवेश, सरकार नई पर्यटन नीति भी आई है इस बिहार के अंदर, उसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, पूरी फाइल में आपको दूंगा। अच्छा, श्रम रोजगार एवं कौशल की भी बात इसके अंदर की गई है भाई, आप इसको भी देख सकते हो सर कि जो श्रम शक्ति सर्वेक्षण दिया गया है यहां पर, बिहार की श्रम शक्ति के अंदर कुल आबादी का 50.9% है। वहीं राज्य में प्रति श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। अब यहां पर याद रखना सर, इसका क्या मतलब है? देखो, कुल आबादी में 50% आबादी जो है वो श्रम शक्ति है बिहार की आबादी में। यानी कि देखो, जब श्रम शक्ति निकालते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर वो लोग जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं, योग्यता रखते हैं, यानी कि इसमें हाउस वाइफ जो हैं, महिलाएं खासतौर पे हाउस वाइफ हैं बिहार में, अमूमन वो शामिल नहीं है इसके अंदर। बच्चे शामिल नहीं है, सीनियर सिटीजन शामिल नहीं है। यानी बिहार की लगभग आधी आबादी है जो बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं जो काम नहीं करना चाहती हैं, यानी वर्क जॉब नहीं करना चाहती। उनके अलावा जो लोग करना चाहते हैं उनमें 50% उनकी आबादी है। और बिहार राज्य में लगभग 48.7% लोगों के पास काम भी है, खेती में हो, रोजगार किसी भी प्रकार का हो, लेकिन 48.7%। इस हिसाब से आप कहोगे सर बिहार में तो बेरोजगारी बड़ी ही कम है,
क्योंकि बिहार की कुल जनसंख्या में लगभग 48% लोग जो हैं वो श्रमिक हैं, वो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बिहार के आवेदन पासपोर्ट भी क्या है, बिहार के 1692,000 यानी 1,06,992 लोगों ने पासपोर्ट किया है, पासपोर्ट मिल भी गया है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। असंगठित क्षेत्र की बात करें, संगठित क्षेत्र की बात करें तो इनके लिए जो रकम दी गई है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार की सहभागिता और ये दर याद रखिएगा। अच्छा, भवन निर्माण वगैरह में लगे हुए काम कार्य करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है यहां पर, वो आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट जो होगा मैं सिर्फ उसी को अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कई सारे ट्रेड है, महिला के लिए अलग आईआईटी शुरू किए जा रहे हैं और महिलाओं के लिए अलग से नए उत्कृष्ट बनाई जा रही हैं, चीजें बेहतर की जा रही हैं। चलिए भाई, इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती है, बाकी इनको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एग्जाम से पहले लास्ट आपको यही करके जाना है। भौतिक अवसंरचना पर भी बात की गई है, इसके अंदर बिहार में भंडारण की बात की गई है, महत्वपूर्ण जो वाहक हैं यानी वाहन हैं उनकी बात की गई, अवसंरचना के बारे में कि कितना पैसा सरकार कहां कहां पर खर्च करने वाली है। तो निर्माण का, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, बिहार की जीएसडीपी में इन सब का 37% हिस्सा है। भारत में 27% ये पूरे ओवरऑल में, इन क्षेत्रों का बिहार में लगभग 37% हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में पूरी डिटेल आपके पास अवेलेबल है कि सड़कों का निर्माण किया जा रहा है वो कितना किया जाएगा और बाकी सारी चीजें जो होंगी वो किस प्रकार से अवेलेबल होंगी, ठीक है। इसे आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं भाई, जो एग्जाम के लिए आना ही है लगभग उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ई शासन व्यवस्था को लेकर बात की गई इसके अंदर। औसतन अब देखो यहां पर कि हर प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कितने हैं, यानी 100 लोगों में से 53 लोगों के पास टेलीफोन या मोबाइल फोन इस समय पहुंच चुका है बिहार राज्य के अंदर। हर 5 में प्रत्येक परिवार के औसतन 2 या 3 मोबाइल हैं। बिहार में हर तीसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट है, यानी बिहार के लगभग 1/3 लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। बिहार के लगभग हर राज्य के पास, हर परिवार के पास इंटरनेट है, लेकिन परिवार के हर सदस्य के पास नहीं है। सभी पंचायत को ऑनबोर्ड कर दिया गया है ई शासन व्यवस्था के अंदर, सभी ग्राम पंचायतों को यहां पर ऑनबोर्ड यानी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये बात याद रखेंगे, लगभग कितने % लोगों के पास मोबाइल है, हर 5 में से 3 परिवार के पास, हर 3 में से 1 व्यक्ति के पास इंटरनेट है, और याद रखना हर 100 में से 53 लोगों के पास मोबाइल फोन है। तो ये सब पॉइंट याद रखने हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर है, जरूरी बातें हैं वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको जरूर पढ़कर जाइएगा ध्यान से। ऊर्जा के क्षेत्र में ये सवाल आया भी था, ऊर्जा वाला आपको याद होगा। बिहार में लगभग जो है 2011-12 में 134 किलोवाट पर आवर की बिजली का उत्पादन होता था, जो कि खपत होती थी, जो आपकी 329 किलोवाट पर आवर हो चुकी है। पिछले एक दशक में ये 1.5 गुना लगभग हो चुकी है, 134 से बढ़कर 329 हो चुकी है, 1.5 गुना की वृद्धि हो चुकी है जो बिजली की उपलब्धता होती है बिहार राज्य के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचेगा, इसके लिए पैसा दिया था, बिजली की मांग बढ़ रही थी, वो लगभग लगभग काफी हद तक पूरी कर ली गई है। क्लियर है बात यहां तक? अगर बिहार राज्य की बात करें, 31% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है, यानी सोलर एनर्जी वगैरह से 31, और 69% जो है वो ताप विद्युत जो बनाई जा रही है, हाइड्रो पावर जो बनाई जा रही है, ताप विद्युत वहां से आ रहा है। 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से ये 35% तक बिजली हो जाएगी। अभी कितनी है नवीकरणीय स्रोत, यानी सोलर एनर्जी से 31%, और इसको अगले साल 2025-26 तक आते आते 35% करने का लक्ष्य रखा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ग्रामीण विकास की बात करें, अगर बिहार में 10 लाख स्वयं सहायता समूह संगठित हुए हैं। बिहार में कितने स्वयं सहायता समूह है, यानी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं जो अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं सर, 10 से लेकर 20 लोगों तक मिल जाते हैं और कोई विकल्प शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, यहां पर उसको कहा जाता है। तो ग्रामीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग मॉडल के रूप में भी 506 जो है वो बैंक सखी ग्राहक केंद्र बनाए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 बैंक सखी ग्राहक क्षेत्र सेवा केंद्र बनाए गए हैं। लोगों की संपत्ति, लोगों की आय बढ़ रही है, ये याद रखना है। 38 जिलों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई। लगभग 18% लोगों को यहां पर जॉब कार्ड दिए गए बिहार के अंदर। ठीक है, 18% लोग हैं बिहार के परिवारों में जिनको जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराए गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। तो यहां पर जो भी परिवार है उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। चलिए, इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बिहार के लगभग जो स्वच्छ जल योजना है उनके लिए स्वच्छ जल उपलब्ध सभी वार्डों में लगभग 96 लाख परिवारों को जो जल है उसका कनेक्शन अवेलेबल कराया गया। 96 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया है। लगभग सभी 57,000 वार्डों के अंदर स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। पक्की गलियां, नालियां, सड़कें बना दी गई हैं, इसके लिए प्रावधान किया गया था सरकार के द्वारा। ये सोलर लाइट लगाई जा रही है हर पंचायत में, वो पूरा हो रहा है भाई। तो स्ट्रीट लाइट योजना के तहत काम पूरा हो रहा है सरकार का, इसको याद रखना। अगर नगर विकास की बात करें, शहरों के विकास की बात करें, उसके बारे में डिटेल दी गई है। गांव से संबंधित विकास के बारे में कि यहां पर गांव के अंदर जो था वो बताया, अब शहरों का विकास है। सड़कें, नालियां और जो जल है उपलब्ध कराना वो इसमें अवेलेबल कराया गया है सर। उसकी डिटेल दी गई है। इंपॉर्टेंट इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो फैक्ट में। या बैंकिंग की बात करें तो राज्य में बैंकिंग को लेकर बहुत सुधार हुआ है। राज्य के अंदर, बिहार राज्य में बैंकिंग को लेकर देखो बहुत सारी बातें की गई। और बैंक और बाकी क्षेत्रों के अंदर बताया, एटीएम लगे, बैंक में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। देखो यहां पर लगभग बैंक शाखाएं बिहार में लगभग 7,383 बैंक शाखाएं हैं सारे बैंकों की मिलाकर। लगभग बिहार में 7,124 एटीएम हैं। 7,124 एटीएम में, बाकी पॉज मशीनें भी लगी हुई हैं, पैसे जमा करने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं। ठीक है, लगभग बिहार के अंदर जो बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बैंकिंग में 118.9 लाख 118 लाख लोग जो है, यानी लोग ने इंटरनेट बैंकिंग जो है उसकी शुरुआत कर दी है बिहार के अंदर। 118 लाख लोग यूज करते हैं। बिहार के अंदर लगभग 48% ग्रामीण क्षेत्रों में जो ब्रांच है उसमें सबसे ज्यादा ब्रांच 48% गांव में है, 31% ब्रांच अर्ध शहरी में है और 21% जो है वो शहरी क्षेत्र में आती हैं। बिहार में 3,956 शाखाओं के साथ सबसे बड़ा नेटवर्क सरकारी बैंकों का। इसमें 3,956 ब्रांच सरकारी की हैं, बाकी ब्रांच प्राइवेट की हैं, मतलब प्राइवेट की भी और ग्रामीण बैंकों की हैं। 1230 ब्रांच जो है वो ग्रामीण बैंकों की हैं। सरकारी बैंकों की 3,956 ब्रांच हैं, 2100 ग्रामीण बैंकों की और उसके बाद 1,210 प्राइवेट बैंकों की हैं। 3,956 सरकारी की, 2,110 आरआरबी बैंकों की, 1,230 प्राइवेट बैंकों की हैं। इस तरह से इन सब की शाखाएं और सहकारी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी शाखाएं जो हैं वो यहां पर बन चुकी है। राज्य में लगभग, याद रखना, बैंकों की वार्षिक ऋण योजना जो है उसके तहत वृद्धि हो रही है यहां पर काफी तेजी से। अच्छा, जो बैंक है भाई यहां पर बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात, ये याद रखना। अभी टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था शायद, वो देख लेना, लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। और ये अभी 53% था जो कि बढ़कर अब 55% हो चुका है। यानी जितना जमा करते हैं उसमें से 55% वो लोन देते हैं। ऋण देते हैं, जितना जमा होता है उसका 55% तक वो लोन दे रहे हैं इस समय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो एनपीए होता है, बैंक का डूबा हुआ पैसा, जो बैंक का पैसा डूब जाता है, बैंक्स का एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है, उसमें कमी आ रही है लगातार। 2021-22 में ये 11% था जो कि अब कम होकर 9.3 रह गया है। तो एनपीए कम होना अच्छी बात है, ऋण जमा अनुपात बढ़ना अच्छी बात होता है, ब्रांच बढ़ना अच्छी बात, एटीएम नंबर बढ़ना अच्छी बात, बैंक सखी केंद्र खुलना अच्छी बात होता है किसी भी राज्य के लिए। मानव विकास का जिक्र अगर मैं करूं आपसे, मानव विकास का जिक्र करूं तो मेरे भाई मानव विकास को लेकर भी देखो यहां बात की गई है। इसको देखो आप, सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है वो कितना बढ़ गया है।
चलिए भाई, तो जो सेवाएं हैं, देखो जो व्यापक व्यय हुआ है स्वास्थ्य पर जो है वो 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में 2005 से 6 से लेकर आज तक 11% हेल्थ सेक्टर बढ़ा है। शिक्षा पर 10 गुना वृद्धि हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य पर 11%, शिक्षा पर 10% वृद्धि हुई है। सारी वृद्धि को देखा जाए सामाजिक सेवाओं में, मैंने अभी आपको बताया कि काफी सारा हो चुका है। सामाजिक जो सेवाएं हैं उनका जो व्यय होता था अब वो बढ़कर 41% के करीब पहुंच चुका है। बिहार में जो जन्म दर है वो अभी 69.5% हो चुकी है, वर्ष हो चुकी है 69। यानी बिहार का एक व्यक्ति का औसत जीवन जो होगा वो 69.5 ईयर का होगा, जो पहले 68.1 का था वो बढ़कर 69.5। ये अभी अभी आया था एग्जाम के अंदर। अगर यह फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, यहां तीसरे की बिहार में जो संस्थागत यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरी होती है उसमें याद रखना 88% वृद्धि जो है वो कहां पर होने लगी है सर? 88% जो वृद्धि है वो जो डिलीवरी है याद रखना वो आपके पास हॉस्पिटल्स में होने लगी है, संस्थागत है। तो ये 56% की वृद्धि हुई है, पहले 38 था, अब ये पूरा सीधा सीधा आप देखो जरा सर, जो पहले 38 की वृद्धि हुई, जो 38 से अब जाकर 88.6 पर पहुंच चुका है, ये याद रखना भाई। बिहार में संस्थागत प्रवेशों में वृद्धि हुई है 19% के अलावा यहाँ बाकी जो वृद्धि है उनको भी याद रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिला है, ये याद रखिएगा। अगर बिहार की बात करें, बिहार के सर्वे में बताया जा रहा है भाई यहाँ पर जो बच्चे हैं 12 महीने से 23 महीने के बीच में यानी 1 से 2 साल के बीच में वो काफी अच्छे से बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई छोड़ने की दर है वो 0 हो चुकी है। कोई बच्चा प्राइमरी यानी 5वीं क्लास तक का कोई बच्चा पढ़ाई छोड़कर नहीं जा रहा है। एक बार नाम लिखा तो 5वीं तो पूरी करेगा ही करेगा। सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक कहते हैं 6 से लेकर 8 तक, यानी 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक वो 39.4% अंक की गिरावट आई और अब ये 42% था जो वो 2.7 रह गया। यानी अब सिर्फ 2% लोग ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 6 to 8 के बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। माध्यमिक यानी 9th-10th की बात करें, 9th-10th में ये लगभग 40% की गिरावट आई है और यहां पर उच्च प्राथमिक और मध्यम प्राथमिक की अपेक्षा कम लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ी है। प्राथमिक स्तर पर लगभग याद रखना कि जो गिरावट है वो काफी है और यहां पर लड़कियों की इस अवधि में लड़कियों ने पढ़ाई जो छोड़ी है वो 36% है और लड़कों ने 42%। ये बड़ी दर है। यानी ऊपर आते आते याद रखिएगा, जैसे जैसे आप 9th-10th ऊपर आते हो, माध्यमिक स्तर पर आते हो, वैसे वैसे पढ़ाई छोड़ने की दर जो है वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार ने देखो जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था उसमें 1,04,000 शिक्षकों को रिक्रूट किया था और टीआरई 2 में 73,000 शिक्षकों की रिक्रूटमेंट की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बाकी पॉलिटेक्निक वगैरह लाया गया है। यहां पर जो याद रखिएगा 33% हिस्सा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। कई सारे संस्थानों में स्पेशली तौर पर आप जानते हैं पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग के अंदर यहां पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। बजट में महिलाओं के लिए स्पेशली 14% की वृद्धि दर्ज किया गया था कि महिलाओं के व्यय जो होगा कुल बजट का 17%। 2021-22 में महिलाओं का कुल बजट में हिस्सा 17.4 और कुल जीडीपी में इनका बजट के हिसाब से देखें तो 5.2% होता है। बाल विकास की बात करें, बच्चों के विकास की बात करें, भारत की कुल आबादी में 0 से लेकर 18 वर्ष तक के 33% हैं और 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आबादी का 11% है। बिहार की बात करूं अगर मैं, बिहार की कुल आबादी में 18 साल तक के बच्चों की आबादी 42% है और 6 साल तक के बच्चों की आबादी जो है वो 16% है। ये भारत के बारे में नहीं है, बिहार के बारे में है। बिहार की कुल आबादी में 16% 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे और 42% 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। कुल आबादी में बिहार के बच्चों का, जितने बच्चे हैं कुल आबादी देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा जो है वो 42% है। पूरे देश के जो बच्चे हैं उनमें 12% बिहार से आते हैं। बच्चों में कुल आबादी में 5.18 करोड़ है जिसमें लड़कियां, यानी अगर आप कहें सर ये बिहार में है क्या कुल, तो बच्चे जो है वो बिहार में है क्योंकि बिहार की आबादी का 42% है लड़कियां और लड़के।
तो लड़कियां कम है लड़के ज्यादा है, वो तो आप जानते हैं जेंडर रेशियो की वजह से लगभग बिहार में लड़के कम है, ज्यादा हैं और लड़कियां कम है, बच्चों में भी और ओवरऑल में भी। बच्चों के व्यय पर काफी खर्च हो रहा है, बच्चों की प्रति व्यक्ति व्यय की क्षमता बढ़ रही है, बाल विकास पर भी सरकार ने अपने व्यय को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो पैटर्न बन रहा है उसको लेकर बात की गई है कि औसत वार्षिक माध्य जो राज्य का तापमान है बिहार का वो कितना रहा, 24%। राज्य का औसत तापमान कितना रहा है, 24.07 डिग्री सेल्सियस रहा है। औसतन वर्षा जो होती है, औसतन 81.7% वर्षा जो रहती है बिहार में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है राज्य में, ये बात याद रखिएगा। जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारे पौधे, लगभग जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 288 लाख पौधे लगाए गए, 288 लाख पौधे लगाए गए। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए याद रखना कि COP 27 के अंदर, COP 28 के अंदर माफ कीजिए, दुबई में बिहार की प्रशंसा भी की गई है। बिहार में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने की बात की गई है कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन जो है उसको काफी कम कर लेंगे, न्यूनतम स्तर पर ले आएंगे। बिहार में लगभग 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जो है उसमें यहां पर भूमि है। और आप जानते हैं बिहार में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, यहां बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट में अलग से करा चुका हूं। बिहार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो कैमूर में आता है, याद रखना। ठीक है, तो यहां जो पूरा आवंटन किया गया बिहार में बाढ़ को लेकर, फसल को लेकर, उसको याद रखना, सारी परियोजनाओं को आपको याद रखना होगा। तो ये जो चीजें हैं आपके पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और मैंने आपको बताया बिहार का बजट भी करा चुका हूं, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट भी करा चुका हूं, बिहार का जो अभी रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करा चुका हूं, बिहार की जातिगत जनगणना करा चुका हूं, आज बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी करा दिया आपको मैंने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट कर लेना, देख लेना एक बार, सवाल यहां से जरूर बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।